ने ऑसिलेशन का इंट्रोडक्टरी बात हम लोगों ने समझा था, और इसमें ऑसिलेशन में जो मेन पढ़ना है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का हम लोगों ने डेफिनेशन देखा था भाई, और दो तरह से डेफिनेशन देखा था। एक देखा था भाई कि ऐसा कोई भी ऑसिलेशन जिसका कि एक मीन पोजीशन होता है। भाई मीन पोजीशन तो हर ऑसिलेशन में एक मीन पोजीशन होता है। मीन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, क्योंकि सारे डिस्प्लेसमेंट हम लोग मीन पोजीशन से ही काउंट करते हैं, चाहे वो स्प्रिंग मास सिस्टम हो या सिंपल पेंडुलम हो, कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम हो, सारे डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से। और मीन पोजीशन वो पोजीशन होता है जिस पोजीशन में नेट फोर्स ऑन द ऑसिलेटिंग पार्टिकल ऑन द ऑसिलेटिंग ब्लॉक विल बी 0। इस कंडीशन में इट मीन्स यहाँ स्प्रिंग जरूर नेचुरल लेंथ में हुआ होगा, तभी ये मीन पोजीशन हो सकता है। ठीक है भाई, तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में है, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0, नो चेंज इन लेंथ इन स्प्रिंग लेंथ। ठीक है भाई, तो अब ये जब इसको हम लोग एक साइड में इधर डिस्प्लेस करके रिलीज कर दें या इधर डिस्प्लेस करके रिलीज कर दें, तो ये ऑसिलेट करना शुरू करेगा बिटवीन एक एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम पोजीशन टू लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन। दो एक्सट्रीम पोजीशन होता है, इस एक्सट्रीम पोजीशन को बोलते हो भाई x इज इक्वल टू प्लस a, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड है इज इक्वल टू x मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, ऐसा हम लोग बोलते हैं भाई। उसी तरह से इसको हम लोग बोलेंगे x इज इक्वल टू माइनस a, और बीच में हमारा कोई भी पोजीशन हो सकता है भाई, कोई ज़रूरी थोड़ी कि हमेशा एक्सट्रीम या मीन पे ही हो। कोई दूसरे पोजीशन पे, मान लो इस पोजीशन पे है, यहाँ पे x का वैल्यू हो सकता है 1 सेंटीमीटर, हो सकता है 2 सेंटीमीटर हुआ हो, कोई बात नहीं। जब ये सर्टेन डिस्प्लेसमेंट पे होगा तो उस समय इस पे नेट फोर्स लगेगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 तो मीन पोजीशन पे होता है, लेकिन किसी दूसरे पोजीशन पे जब इसका x डिस्प्लेसमेंट है उस टाइम पे कुछ इसमें नेट फोर्स आएगा। और आपको पता है कि वो नेट फोर्स क्या होगा भाई, तो वो नेट फोर्स होगा माइनस ऑफ kx, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स ही नेट फोर्स होगा। क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे सपोज ऑसिलेट कर रहा हो, तो इस पे एक नॉर्मल फोर्स और mg फोर्स लगेगा, mg इधर और नॉर्मल ऐसे, नॉर्मल और mg एक दूसरे को बैलेंस किए रहेंगे, सो वर्टिकली नो एक्सेलरेशन, बट हॉरिजॉन्टल में स्प्रिंग ही है जो फोर्स लगा सकता है। ये एक स्मूथ सरफेस है, सपोज एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो इस तरह से किसी भी SHM के लिए, किसी भी ऑसिलेशन को SHM होने के लिए, ऑसिलेशन दो तरह के होते हैं, SHM और नॉन SHM। तो आपको नॉन SHM का पढ़ना नहीं है। जो सर्टेन कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो SHM है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करे वो नॉन SHM। तो क्या कंडीशन है भाई, तो दो डेफिनेशन हम लोग दो तरह से इंटरप्रेट करते हैं। ऐसा ऑसिलेशन जिसमें एक्सेलरेशन एट एनी टाइम, एक्सेलरेशन हम लोग निकाल सकते हैं भाई एट एनी टाइम। एक्स डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्स डिस्प्लेसमेंट पे देखो कि नेट फोर्स कितना है, डिवाइडेड बाय मास करोगे, मिल जाएगा तुम्हें एक्सेलरेशन। तो देखो कि ये एक्सेलरेशन जो एक्स डिस्प्लेसमेंट पे निकाले हो, अगर ये एक्स डिस्प्लेसमेंट पर का एक्सेलरेशन एक तो प्रोपोर्शनल टू एक्स हो, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट समझो, ओमेगा स्क्वायर हो, ओमेगा इज कांस्टेंट। ओमेगा के बारे में और कुछ जानेंगे हम लोग, और भी चीजें जानने हैं, लेकिन वो बाद में सेकंड थर्ड फोर्थ क्लास में जानेंगे ओमेगा के बारे में। फिलहाल के लिए इतना जानना है कि ओमेगा इज कांस्टेंट, ओमेगा इज कांस्टेंट फॉर ऑसिलेटिंग सिस्टम। किसी एक पर्टिकुलर ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए ओमेगा विल रिमेन कांस्टेंट। मतलब ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे मान लो अगर 5 है तो ठीक है भैया, यहाँ 5 ही है, इस ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए 5 ही है। अब दूसरा कोई स्प्रिंग लाओ, दूसरा कोई मास लाओ, तो उसका ओमेगा 5 के बदले 6 हो सकता है। कोई दूसरा पेंडुलम लाओगे उसका ओमेगा 7 हो सकता है या 6 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी एक ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए वही रह जाएगा। पेंडुलम में अगर लेंथ चेंज कर दिया ओमेगा चेंज हो जाएगा, मास चेंज कर दिया ओमेगा चेंज हो सकता है, बट एक ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए एक ही होगा ओमेगा, वो फिक्स्ड है। जैसे स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ओमेगा होता है अंडर रूट K/m, स्प्रिंग कांस्टेंट डिवाइडेड बाय m, ये होता है इस ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए ओमेगा। अब स्प्रिंग कांस्टेंट तो फिक्स्ड है, मास जो ऑसिलेट कर रहा है वो भी फिक्स्ड है, तो जब मास चेंज करोगे तो ये चेंज होगा ओमेगा, K चेंज करोगे तब होगा ये। तो किसी एक स्प्रिंग में एक मास अटैच कर दिया, अब इसके लिए ओमेगा यही है, दिस इज कांस्टेंट। तो ठीक है भैया, कांस्टेंट है। तो ये एक्सेलरेशन जब हम लोग देखेंगे
एक्स डिस्प्लेसमेंट पे निकालेंगे तो अगर ये कांस्टेंट टाइम्स एक्स है, ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टाइम्स एक्स हो, इट मीन्स एक्सेलरेशन ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्टिकल एट डिस्प्लेसमेंट एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स हो, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा मीन की तरफ हो। यही हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे। मीन्स एक्स अगर पॉजिटिव हो, ये एक्स इज इक्वल टू 0 वाला पोजीशन है भैया, और इधर हमारा एक्स पॉजिटिव है, इधर हमारा एक्स एक्सिस है समझो। तो इफ एक्स इज पॉजिटिव मीन्स एक्सपेंशन हुआ स्प्रिंग में, तो उस कंडीशन में स्प्रिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में इधर लगेगा भाई, स्प्रिंग फोर्स तो इधर लगेगा। डिस्प्लेसमेंट राइट वर्ड है तो स्प्रिंग फोर्स यानी एक्सेलरेशन लेफ्ट वर्ड होगा, और जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो स्प्रिंग फोर्स पॉजिटिव होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट हमारा इधर हो जाए यानी कि एक्स जब हमारा लेस देन 0 हो जाए तो उस कंडीशन में इसमें फोर्स लगेगा, वो लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में। इट मीन्स ऑलवेज फोर्स और एक्सेलरेशन, फोर्स जिधर होगा उधर ही तो एक्सेलरेशन होगा। मीन्स ऑलवेज फोर्स और एक्सेलरेशन डायरेक्शन इज टूवर्ड्स मीन। मीन से राइट हुआ तो लेफ्टवर्ड फोर्स, मीन से लेफ्ट हुआ तो राइटवर्ड फोर्स। It means such an oscillation will be SHM if acceleration at a displacement x is proportional to the displacement and it is always, that is acceleration is always directed towards the mean position। mean position वो पोजीशन जहाँ नेट फोर्स 0 होता हो उसको हम लोग मीन पोजीशन बोलते हैं। ठीक है भाई, तो हर ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, हर एसएचएम के लिए कि एक मीन पोजीशन होगा। ठीक है भाई। दूसरा डेफिनेशन क्या था भाई कि हमें नहीं पता है कि ये एक्स डिस्प्लेसमेंट में पता नहीं कितना एक्सेलरेशन है, लेकिन अगर हमें डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन के फॉर्म में लिख पाएं, ए साइन ओमेगा टी या ए कॉस ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है टाइम के साथ, मीन्स डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी, जब साइनसॉइडल फंक्शन यानी हार्मोनिक फंक्शन कौन होता है भाई, तो साइन और कोसाइन, इन्हीं दोनों को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं। तो सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब एक ही टर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, ऐसा डिस्प्लेसमेंट हो फ्रॉम द मीन, तो ऐसे मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। ऐसा मोशन जिसमें डिस्प्लेसमेंट इज रिप्रेजेंटेड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, दैट इज सिंगल टर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन, ये बोलते हैं भाई। ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में यहाँ तक तो देखा था, और साथ में देखा था ये कि दोनों डेफिनेशन एक ही हैं। अगर ये सेटिस्फाइड तो ये भी सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइड तो ये भी सेटिस्फाइड। एक अगर फॉलोड है तो ये भी हम लोग दिखा सकते हैं कि फॉलोड है, और ये फॉलोड है तो ये भी फॉलोड है। मीन्स दोनों एक ही बात को दो अलग अलग तरीके से बोलने का या कंडीशन इंपोज करने का वे है। चाहे आप इस कंडीशन से चेक कर लो, चाहे इस कंडीशन से चेक कर लो, तो जैसा क्वेश्चन में सिचुएशन में जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से हम लोग अप्रोच ले सकते हैं। इक्वेशन वाइज अगर दिया हुआ हो तो हम लोग देख सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म सिंगल टर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन हुआ या नहीं, या अगर सिचुएशन दिया है तो हम लोग देखेंगे कि जिसका मीन क्या है, और मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे निकालेंगे एक्सेलरेशन, और मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट का एक्सेलरेशन अगर आ गया प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन, तो समझ जाएंगे कि ये एसएचएम है। और जैसे ही एसएचएम मिलेगा तो ये जो कांस्टेंट है वो ओमेगा स्क्वायर है। मान लो कांस्टेंट 10 मिल गया, इसका मतलब ओमेगा √10 हो जाएगा। अगर कांस्टेंट मान लो कांस्टेंट टाइम्स आ गया एक्सेलरेशन -4x, तो इसका मतलब ओमेगा स्क्वायर 4 है, तो ओमेगा का वैल्यू 2 हो जाएगा। तो जैसे ही ओमेगा मिला तो तुम टाइम पीरियड भी लिख पाओगे ऐसे एसएचएम का 2π/ओमेगा होता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, फिलहाल के लिए तो याद रख लिए। अभी 1-2 क्लास और होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम पीरियड इसका वही होगा जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता है। और अगर लास्ट क्लास आपने किया हुआ है तो उसमें पता ही है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अगर ओमेगा से चले तो इसका टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा, और जितने टाइम में ये कंप्लीट करता है सर्कुलर मोशन में उतने ही टाइम में एसएचएम भी कंप्लीट होता है। तो खैर इस पे अभी बात आएगी। फिलहाल के लिए ओमेगा इज कांस्टेंट एंड वी हैव 2 कंडीशंस, वी हैव 1 कंडीशन, और इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं 2 डिफरेंट वे में, चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, तो ऐसे हम समझ जाएंगे। अगर ये बात नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा, ये नहीं हो रहा तो ये भी नहीं होगा। तो अगर एसएचएम का कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो बट वो ऑसिलेशन हो रहा हो, तो वो ऑसिलेशन क्या है भाई, नॉन एसएचएम है। ऑसिलेशन तो है बट नॉन एसएचएम है। फॉर एग्जांपल हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लो एक बॉल है ये, और यहां पे हमने सिंपल पेंडुलम रख दिया ऐसे। अब इसको ऑसिलेट कराने के लिए हमने इसको इधर पुल किया ऐसे,
यहाँ तक पुल करके और रिलीज कर दिया। अब यहाँ पे जब रिलीज करेंगे तो ये तो इसका मीन पोजीशन है जहाँ पे नेट फोर्स 0 होगा, mg है और ये टेंशन है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस किया रहेगा। मीन्स ऑसिलेट नहीं जब होगा तो क्या होगा, बॉब हमारा ऐसे रहेगा। तो ये इसका मीन पोजीशन है, नेट फोर्स 0 वाला पोजीशन। लेकिन जब इसको तुमने एक तरफ ऐसे डिस्प्लेस करके और रिलीज कर दिया तो ऑब्वियसली अब ये यहाँ से जैसे ही रिलीज करोगे तो ये उतना ही डिस्टेंस इधर जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा, ऐसे जाना चाहेगा, ऐसे ये ऑसिलेट करना चाहेगा। लेकिन होगा क्या, जैसे ये यहाँ रिलीज किया ये ऐसे आया और इस पे हो गया कोलिजन, वॉल पे क्या हो गया भाई, कोलिजन हो गया। कोलिजन हो गया तो इसका मतलब यहीं से इसको वापस जाना पड़ेगा। अब यहीं से जब वापस जाएगा तो ये ऐसे ऐसे करेगा। मीन पोजीशन के इस तरफ तो हमारा ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन इधर कम ही हो पा रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो फिर ये एसएचएम नहीं होगा। ऐसे कंडीशन में एसएचएम नहीं होगा। एसएचएम होने का मतलब है ये होना चाहिए, मतलब ये कि ऑसिलेट करते हुए कभी ये साइन ओमेगा टी +1 होगा तो कभी -1 भी होगा। जब +1 होगा तो x का वैल्यू a होना चाहिए, a। और जब ये -1 होगा सर्टेन टाइम के बाद, देखो भाई किसी टाइम पे ये π/2 हो गया तो फिर टाइम बढ़ता जाएगा तो ये 3π/2 भी तो होगा। तो π/2 हुआ तो sin π/2 1 हो गया, चलो भाई x = a हो गया। लेकिन जब ये 3π/2 होगा उस समय -1 होगा। ये जब साइन 3π/2 -1 होगा तो x को -a होना चाहिए। मीन्स यहाँ होना चाहिए जितना a है 4 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर इधर जाए, लेकिन ये जाने नहीं देगा। इसका मतलब ये कंडीशन पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। पूरे ऑसिलेशन में इधर जाने पे, पॉजिटिव जाने पे तो ये है, लेकिन नेगेटिव जाते टाइम ये होने ही नहीं दे रहा। इट मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन में हम लोग पूरे ऑसिलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो ये नॉन एसएचएम हो जाएगा। समझ लेना ध्यान से, जितना राइट वर्ड उतना लेफ्ट वर्ड, बीच में होना चाहिए मीन, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है। ये फॉर्मूला यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक के लिए तो वैलिड है, लेकिन इसके इधर है ही नहीं, तो ऐसे को नॉन एसएचएम बोल देंगे। या फिर ऐसा ऑसिलेशन जो लास्ट क्लास में भी एग्जांपल बताया था कि ऐसा कोई स्मूथ सरफेस है भाई, हॉरिजॉन्टल सरफेस, और इसमें हमने कोई स्फीयर मान लो ऐसे मूव करा दिया। अब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, मीन्स एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट से जा रहा है, गया कोलिजन हुआ फिर वापस आया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, फिर कोलिजन हुआ फिर वापस आया, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है, ऐसे ऐसे। मीन्स ड्यूरिंग मोशन वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मीन्स एक्सेलरेशन इज 0। लेकिन एसएचएम कहता है कि भैया एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए। तो यहाँ तो मीन पोजीशन भी तुम्हें नहीं मिलेगा। कहाँ है मीन पोजीशन भाई, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड, राइट वर्ड लेफ्ट वर्ड जा तो रहा है, लेकिन मीन पोजीशन नहीं है, क्योंकि हर पोजीशन पे नेट फोर्स 0 ही है, नॉर्मल mg। तो हर पोजीशन मीन पोजीशन ऐसा थोड़ी होता है एसएचएम में, एक ही पोजीशन मीन पोजीशन होता है और उसके दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में डिस्प्लेसमेंट होते हैं। सो किसी भी हाल में अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं और ऑसिलेशन हो रहा होता है तो ऐसे ऑसिलेशन को नॉन एसएचएम बोलेंगे। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? हाँ बोलो। पेंडुलम वाले केस को नॉन एसएचएम क्यों कहा? इसलिए कि इसमें टाइम के साथ जब इसका आप ग्राफ देखोगे तो ये पॉजिटिव में तो गया, मान लो मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक गया, लेकिन उसके बाद जब नेगेटिव एक्सट्रीम में आने की बारी आई तो यहीं से इसको वापस मिलना पड़ा, क्योंकि इसके नीचे ये जा ही नहीं पाया। इट मीन्स ये कंडीशन थ्रू आउट द ऑसिलेशन सेटिस्फाइड नहीं है। ऐसे ऑसिलेशन जो हो रहे हैं वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, तुम खुद सोचो। खाली ऐसा नहीं कि सिंपल पेंडुलम देख लिए तो एसएचएम हो ही जाएगा। सिंपल पेंडुलम फ्रीली ऑसिलेट करे और छोटे एम्पलीट्यूड का हो तो ही हमारा एसएचएम होता है। सिंपल पेंडुलम का जब डिटेल करेंगे तो और आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये मीन पोजीशन है, इससे इधर तो गया 4 सेंटीमीटर और इधर हमारा 1 सेंटीमीटर पे ही वापस होना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये तो राइटवर्ड में, मीन से राइटवर्ड में तो सेटिस्फाइड है, लेकिन लेफ्ट में थोड़े ही दूर सेटिस्फाइड हुआ, उसके बाद तो नहीं है। सो इसका मतलब ये है, ये इसका अगर ये है इक्वेशन, अगर ऐसा इक्वेशन है तो एसएचएम होगा। तो ये कहता है कि जितना पॉजिटिव में जाएगा डिस्प्लेसमेंट उतना नेगेटिव में भी जाना है, जितना पॉजिटिव में फिर थोड़े टाइम के बाद उतना ही नेगेटिव में भी जाना है, लेकिन ये पॉजिटिव तो हो रहा है, नेगेटिव उतना हो ही नहीं रहा। इसलिए ये इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड थ्रू आउट द ऑसिलेशन। इट मीन्स ये एसएचएम नहीं होगा। देखो भाई, सिंपल पेंडुलम को एसएचएम होने के लिए जब हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि सिंपल पेंडुलम एसएचएम, दो कंडीशन इसके लिए समझ के रखना। एक तो इसका ऑसिलेशन वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड का होना चाहिए। छोटे एम्पलीट्यूड का होगा
तभी इसको SHM मानेंगे। बड़े एम्पलीट्यूड का होगा तो ये SHM नहीं होगा। जब हम लोग सिंपल पेंडुलम वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, टॉपिक पढ़ेंगे, एक दिन क्लास लगेगा इसमें, तो आपको पूरा समझ में आएगा। ज़्यादा लार्ज एम्पलीट्यूड हुआ SHM नहीं होगा, स्मॉल एम्पलीट्यूड है तभी SHM होगा। एंगल का वैल्यू जो मीन पोजीशन से एंगल देखेंगे, अगर वो हमारा 6-7 डिग्री से कम है, इतना ही में ऑसिलेशन हो रहा है, तब ये SHM होगा। बड़े एम्पलीट्यूड के लिए SHM नहीं होता है। जब डिराइव करेंगे हम लोग तो इस बात को आप समझ पाएंगे, क्योंकि बड़े एम्पलीट्यूड में ये कंडीशन ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाता। ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये समझना है कि स्मॉल एम्पलीट्यूड होना चाहिए, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, मीन्स स्मॉल ऑसिलेशन के लिए ही सिंपल पेंडुलम SHM होगा, बड़े एम्पलीट्यूड के लिए SHM नहीं होगा। ऑसिलेशन तो हो जाएगा बट SHM नहीं होगा। और जितना राइटवर्ड में जा रहा है उतना ही लेफ्टवर्ड में भी जाने का स्कोप बना रहे, तभी होगा। मीन्स ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे अगर तुमने वॉल लगा दिया तो इस कंडीशन में जितना पॉजिटिव में गया, अगर 2 सेंटीमीटर पॉजिटिव में गया तो 2 सेंटीमीटर नेगेटिव में नहीं जा पा रहा, तो भी ये SHM नहीं होगा। ठीक है। ये तो अभी इंफॉर्मेशन हुआ, हजम नहीं हो सकता अभी, क्योंकि जब टॉपिक आएगा तब हजम होगा। तो अभी के लिए इतना आपको समझ के रखना है, इतना आपको जान के रखना है कि हाँ जान गया भाई। अब ये मैंने बोला कि ये कंडीशन है, अब इस पे क्वेश्चन बनेंगे, अभी बहुत सारा चेक करेंगे भाई इससे। तो अभी फिलहाल चेक करके दिखाया ना कि पॉजिटिव के लिए तो ठीक है, पॉजिटिव के लिए देखो x = 0 पे है, x = 1 हुआ यहाँ आया तो 1 हुआ, x = 2 हुआ यहाँ आया 2 हुआ, x = 3 हुआ यहाँ आया, x = 3 आया, यहाँ पे x = 4 हुआ यहाँ आ गया। ठीक है भाई। अब x = थोड़े टाइम पे फिर हमारा x = 3 पे आना है, फिर x = 2 पे आना है, फिर x = 1 पे आना है, फिर x = 0 हो जाना है, फिर नेगेटिव में चले तो -1 हुआ, फिर नेगेटिव में मान लो -2 हुआ, उसके बाद -3 कहाँ हो रहा है भाई, नहीं हो पा रहा है, वाल आ गया, -3 नहीं हुआ, अब यहीं से इसको वापस आना पड़ रहा है। तो यहीं से अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में फिर इधर चलने लग गया भाई, तो अब इसके बाद फिर यहीं से इसको बेंड करना पड़ रहा है, यहीं से इसको बेंड करना पड़ रहा है, तो ये SHM नहीं होगा। SHM का मतलब है कि एम्पलीट्यूड जो है वो पॉजिटिव में भी उतना ही, नेगेटिव में भी उतना ही, तब ये SHM होगा। तो ये इक्वेशन इसको पूरी तरह से पूरे ऑसिलेशन के लिए नहीं जस्टिफाइड हो रहा है, इसलिए ये SHM नहीं होगा। मैंने बताया कि 2 कंडीशन हैं, दोनों में से एक है तो दूसरा भी है, और दोनों एक साथ होंगे नहीं होंगे तो दोनों में से कोई भी नहीं होगा। तो SHM होने के लिए ये कंडीशन या ये कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए थ्रू आउट द ऑसिलेशन। ये भी ध्यान रहे, आगे क्वेश्चन में कराऊंगा जिसमें कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि ये कंडीशन होना चाहिए। ये कंडीशन ही खाली नहीं होना चाहिए, थ्रू आउट द ऑसिलेशन होना चाहिए। यहां से लेकर निगेटिव एक्सट्रीम से पॉजिटिव एक्सट्रीम तक हर मोमेंट पे जब भी देखा जाए एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, हमेशा ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। अगर मान लो यहां से यहां तक सेटिस्फाइड है और थोड़ा सा बस 1 सेंटीमीटर के लिए ये सेटिस्फाइड नहीं है, बाकी पूरे में सेटिस्फाइड है, बस 1 सेंटीमीटर लास्ट वाला जो था उस मोशन में, उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये SHM नहीं है। ये ध्यान रखना। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, इफ दिस कंडीशन एंड दिस कंडीशन, ये चाहे ये, इफ इट इज सेटिस्फाइड थ्रू आउट द ऑसिलेशन देन ओनली SHM विल बी कंसिडर्ड, SHM समझा जाएगा। और सिंपल पेंडुलम के साथ यही तो होता है, जब बड़े एम्पलीट्यूड का होता है तो ये सेटिस्फाई ही नहीं होता, छोटे एम्पलीट्यूड में सेटिस्फाई होता है। बस छोटा सा एम्पलीट्यूड हो, छोटा सा एम्पलीट्यूड में जब ये स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा हो तो ऐसे कंडीशन में ये सेटिस्फाइड हो जाता है। इसलिए बड़े एम्पलीट्यूड में अगर हो रहा हो 5 सेंटीमीटर इधर 5 सेंटीमीटर बड़ा एम्पलीट्यूड चल रहा है, यहाँ पे 60 डिग्री जा रहा है, इधर 60 डिग्री एंगल हो रहा है डिस्प्लेस, तो ऐसे कंडीशन में ये सिंपल पेंडुलम, ऑल्दो ये फ्री है, दोनों तरफ इक्वल वैल्यू जा रहे हैं, 4 सेंटीमीटर इधर 4 सेंटीमीटर इधर, अगर ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ये बड़ा एम्पलीट्यूड है 6-7 डिग्री से ज़्यादा, मीन से ज़्यादा एंगल पे जा रहा हो, तो इस कंडीशन में भी SHM नहीं होता है। अभी मैं जितना भी बोलूँगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, हजम नहीं कर सकते, क्योंकि हजम होने के लिए जब टॉपिक आएगा तभी समझ पाएंगे, क्योंकि इसके पहले और चीज़ें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, इसलिए मैं ज़बरदस्ती अभी तो हजम करा ही नहीं सकता, कुछ भी बोल दूँ अभी नहीं, पूरा एडजस्ट नहीं होगा। अभी आप इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में रख लो
याद रखो 6 to 7 डिग्री से ज़्यादा अगर हो गया तो ये सिंपल पेंडुलम एसएचएम नहीं रहेगा। हाँ, स्प्रिंग मास सिस्टम बड़ा एम्पलीट्यूड है तब भी हमारा काम करेगा। सिंपल पेंडुलम मतलब ओवरऑल क्या है, चाहे कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम हो, ये सेटिस्फाइड होना चाहिए थ्रू आउट द ऑसिलेशन। ठीक है भाई, ये सब देखा था, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ें। बोलो भाई, सिंपल पेंडुलम का डिटेल हम लोग देखेंगे, कम से कम 45 मिनट्स उसमें लगेंगे। स्प्रिंग मास सिस्टम के भी डिटेल देखेंगे, अभी हुआ नहीं है स्प्रिंग मास सिस्टम, वो सब देखेंगे। अभी तो इंट्रोडक्टरी बात हुई थी भाई, इंट्रोडक्टरी बात हुई थी कि दो तरह से हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं कि एसएचएम है या नहीं है, डिसाइड करना हो तो दो टाइप से। ठीक है भाई, ये सब हम लोगों ने अभी इंट्रोडक्टरी बात में ही समझो ये सब डिस्कस कर लिया। अब आप डाउट पूछ लेते हैं तो हमें बताना पड़ता है, लेकिन ये बताने से हजम तो अभी नहीं होगा जब तक ये टॉपिक ना आए। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ गए और देखा कि दोनों सेम ही डेफिनेशन है, दोनों सेम ही बात है। और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा लास्ट क्लास में कि भैया जब x इज इक्वल टू अगर a sin ओमेगा टी है तो वेलोसिटी हमें डिफरेंशिएट करके मिलता है, और जब डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हो जाता है a ओमेगा cos ओमेगा टी। बोलो भाई, क्लियर है? ये तो a ओमेगा cos ओमेगा टी हुआ था, और एक बार और डिफरेंशिएट किए तो उस कंडीशन में हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। वो क्या होगा? तो भाई a ओमेगा और cos ओमेगा टी का होता है माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ठीक है भाई, तो इससे हुआ क्या? तो इससे हुआ ये कि माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी मिला, और इससे हम लोग बोल सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो आया माइनस कांस्टेंट टाइम्स एक्स आया। इट मीन्स ये कंडीशन है तो वेलोसिटी ये है और एक्सेलरेशन ये है, मीन्स एक्सेलरेशन ये वाला सेटिस्फाइड है। तो ये है तो अपने आप ये है। और साथ में हम लोगों ने ये देखा भाई कि वेलोसिटी को अगर हम लोग एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालना चाहें तो ये हम लोगों ने ऑब्टेन किया था। ओमेगा रूट ओवर कितना ऑब्टेन किया था? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। ये है वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, ये है एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। इसलिए आपको कभी भी वेलोसिटी निकालना हो आप निकाल सकते हैं। अगर मान लो कोई एसएचएम है, x इज इक्वल टू मान लो 4 sin 100 पाई टी, ये एक एसएचएम है। ठीक है, ये मोशन एक एसएचएम है जिसमें मैक्सिमम वैल्यू कितना है भाई? तो 4 है। इट मीन्स 4 इज एम्पलीट्यूड। देख रहे हो, a के बदले में क्या है? 4 है। इसका मतलब एम्पलीट्यूड हमारा मैक्सिमम वैल्यू जब ये 1 होगा तो ये मैक्सिमम वैल्यू x इक्वल टू 4 होगा, तो ये 4 है। अब इसमें पूछा जाए भाई कि बताओ भाई वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू a/2 पे क्या होगा? वेलोसिटी एट मीन पोजीशन क्या होगा? वेलोसिटी एट एक्सट्रीम पोजीशन क्या होगा? तो हम लोगों ने दो तो निकाला भी था लास्ट क्लास में। अगर मैं a/2 पे वेलोसिटी निकालना चाहूंगा तो मैं बोलूंगा ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x के बदले में क्या लिखूंगा भाई? तो फॉर्मूला में जो है x का वैल्यू a/2 रख देंगे। इससे हमें मिल जाएगा कितना भाई? तो ओमेगा, और ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 मीन्स √3/2a। बस। अब ये √3/2, ये √3/2 और ओमेगा का वैल्यू था 100 पाई और a का वैल्यू है 4। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ 4 सेंटीमीटर है ये, अगर ये है 4 सेंटीमीटर, 4 इस तरह से, तो ये इतना सेंटीमीटर पर सेकंड का हमारा स्पीड मिल जाएगा। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे भाई। 2 2 जा 4 है, 200√3 पाई, यही हो गया 200√3 इंटू पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये है स्पीड। अगर हम लोग x इक्वल टू 0 पे निकालना चाहेंगे तो ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स का वैल्यू 0 रखेंगे, तो 0 स्क्वायर मीन्स ओमेगा इंटू ए। तो डायरेक्ट ओमेगा का वैल्यू था 100 पाई और ए का वैल्यू है 4। इट मीन्स क्या हो गया भाई? तो 400 पाई। तो 400 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड ये है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा क्योंकि मीन पोजीशन है ये कौन सा पोजीशन हुआ? x इक्वल टू 0 का मतलब है मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, ये सबको मालूम है। पेंडुलम हो चाहे स्प्रिंग मास सिस्टम हो, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी। और ये क्या है भाई? एक्सट्रीम पोजीशन पे है। तो चाहे a हो या माइनस a हो, a पे निकालें या x इक्वल टू माइनस a पे निकालें, क्या होगा भाई? तो ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस a, जो भी एक्सट्रीम पोजीशन पे निकाल रहे हो भाई, तो चाहे प्लस ए या माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इट मीन्स ये ओवरऑल क्या हो जाएगा? 0। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन हुआ भाई? तो एक्सट्रीम पोजीशन हुआ।
पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस ए, नेगेटिव एक्सट्रीम माइनस ए। तो एक्सट्रीम पोजीशन में वेलोसिटी 0 होता है, होना भी चाहिए, होता ही है, सबको मालूम है। जब भी हमारा पेंडुलम हो या कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम हो, जब एक्सट्रीम पे होता है उस समय ये वापस आता है वहाँ से, इसलिए एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0। और हम लोगों ने वीडियो में भी देखा था भाई, एक्सट्रीम पे 0 वेलोसिटी, मीन पे मैक्सिमम वेलोसिटी। मीन पे वेलोसिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है और उसका वैल्यू होता है ए ओमेगा। ये याद रखेंगे। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? ये सब बात, इन सब बात में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। देखो धीरे धीरे करके सब समझेंगे हम लोग, एक एक करके सीक्वेंस में जानेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो भाई, इसमें हम लोग थोड़ा सा अब एनर्जी कंसिडर करें। लिखो टॉपिक एनर्जी इन एसएचएम। एसएचएम में एनर्जी का क्या, एनर्जी देखते हैं भाई। तो देखो भाई इसमें रिजल्ट क्या है भाई, तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ वेरीज बट सम इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी वो हमारा रहेगा कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। ये मैंने रिजल्ट लिख दिया, समरी समझो लिख दिया। अब इसको समझेंगे। तो एनर्जी इन एसएचएम समझने के दो एस्पेक्ट हैं अगेन, और दोनों ही क्वेश्चन में आते हैं। क्या है भाई दो एस्पेक्ट? तो पहले तो मैं देखना चाहता हूं भाई कि काइनेटिक एनर्जी मान लो टी टाइम पे कितना है, पोटेंशियल एनर्जी टी टाइम पे कितना है, टोटल एनर्जी टी टाइम पे कितना है, ऐसे निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे भाई, तो काइनेटिक एनर्जी एक्स डिस्प्लेसमेंट जब है उस समय कितना है, पोटेंशियल एनर्जी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे कितना है, और टोटल एनर्जी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे कितना है। तो टोटल एनर्जी जब निकालोगे तो देखोगे कि एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पर जब है तो टोटल एनर्जी निकाला जाता है। तो वो देखा जाता है कि भाई टोटल एनर्जी हमारा आता है, रिजल्ट लिख रहा हूँ, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। और इधर देखा जाता है कि टोटल एनर्जी टी टाइम पे निकालो तो ये भी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ना तो टी आ रहा है ना एक्स आ रहा है, मतलब किसी भी टाइम पे टोटल एनर्जी निकालें यही आता है। यहाँ टाइम आया ही नहीं, तो टाइम से इंडिपेंडेंट। खैर हम लोग शुरू करते हैं, अपने आप पता लगेगा कैसे ये आया और कैसे ये टाइम से इंडिपेंडेंट है। फिलहाल पहले काइनेटिक एनर्जी जानना चाहते हैं। टी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी मान लो निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन आ जाएगा कि शो एनर्जी वेरिएशन विद टाइम। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारे के सारे एनर्जी वेरिएशन हम लोग दिखाएंगे। तो देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते हो तो हाफ एम वी स्क्वायर, भाई टी टाइम पे क्या वेलोसिटी है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देख रहे हैं, ठीक है, एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देख रहे हैं, एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इन एसएचएम देख रहे हैं भाई, ठीक है, ये देख रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ये, तो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या टोटल एनर्जी निकाले कैसे? तो निकालेंगे तो कोई एक एसएचएम ले लो भाई। तो लेट जो भी एसएचएम हो रहा है उसको मान लो हमने रिप्रेजेंट किया। अभी आपको रिप्रेजेंटेशन भी टॉपिक आएगा कि साइन क्यों ले रहे हैं, कॉस क्यों नहीं ले रहे हैं, अभी कब कॉस लेना चाहिए कब साइन, तो उसके भी टॉपिक आएंगे। फिलहाल के लिए ये जो एसएचएम हो रहा है, ये जो एसएचएम हो रहा है, इस एसएचएम को मैंने रिप्रेजेंट किया कि भैया ये x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से हमारा रिप्रेजेंट होगा। मतलब t इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 है। देखो t इज इक्वल टू 0 पे करोगे साइन 0 0 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 0। तो जब भी कोई ऑसिलेटिंग सिस्टम जब मीन पे रहता है t इक्वल टू 0 पे, मतलब ये ऑसिलेट कर रहा हो और जैसे ही मीन को क्रॉस किया हमने स्टॉप वॉच प्रेस कर दिया, टाइम काउंट स्टार्ट। तो t इक्वल टू 0 पे मीन होना चाहिए। तो t इक्वल टू 0 यहाँ रखोगे, साइन लेके रखोगे। अब देखो मान लो अगर a cos ओमेगा t रखते तो तुम्हारा गड़बड़ हो जाता, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 पे हमें चाहिए मीन, मतलब t इक्वल टू 0 पे, यहीं x इक्वल टू 0 पे चाहिए। ऑसिलेशन तो हो रहा है। अब कोई टाइम काउंट स्टार्ट तब किया जब ये मीन को क्रॉस कर रहा था, तो हमें साइन लेके चलना चाहिए।
क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे साइन 0 0 बताएगा, यानी x इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी cos नहीं लेके चलेंगे, क्योंकि cos हमारा t इज इक्वल टू 0 पे cos ओमेगा t 1 हो जाता है। तो उस कंडीशन में देख रहे हो कि cos ओमेगा t हमारा t इक्वल टू 0 पे 1 होता है, तो x का वैल्यू प्लस a हो जाएगा। इट मीन्स अगर हमें ये दिखाना होता कि t इक्वल टू 0 पे हमारा एक्सट्रीम है, पॉजिटिव एक्सट्रीम, x इज इक्वल टू a है, तब टाइम काउंट स्टार्ट किए तो हमें cos लेके चलना चाहिए। जब हमारा मीन पे है t इक्वल टू 0 पे तो साइन लेके चलना चाहिए। इसका डिटेल के लिए अलग हम लोग टॉपिक करेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने देखा कि ये हम लोग x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एट t इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे देख रहे हो साइन 0 0, x इक्वल टू 0, डेट इज एट मीन है, मीन पे है। और जब मीन पे है तो आपको पता ही है कि मीन पे तो भाई काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन हम लोग निकालेंगे। तो x हमारा ये है, तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए तो हाफ एम वी स्क्वायर करने पड़ेंगे। तो v तो चाहिए हमें v चाहिए, v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए। तो हमें v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम कैसे मिलेगा? तो डिफरेंशिएट करने पड़ेंगे x को टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो x को डिफरेंशिएट किया तो a, और साइन ओमेगा t का पता ही है तुम्हें, cos ओमेगा t मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। इट मीन्स क्या मिला भाई? तो a ओमेगा cos ओमेगा t मिला हमें। ठीक है भाई, वेलोसिटी एट टाइम t इज a ओमेगा cos ओमेगा t, यही है a ओमेगा मैक्सिमम वेलोसिटी, और x है हमारा ये। अब देखो मैं काइनेटिक एनर्जी इजीली लिख सकता हूं भाई। ये काइनेटिक एनर्जी किसी टाइम पे क्या होगा भाई? तो हाफ m इंटू उस टाइम पे क्या हमारा स्पीड है वो रखने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा हाफ m, और स्पीड का वैल्यू, तो स्पीड का वैल्यू है a ओमेगा cos ओमेगा t। ये स्पीड है इसलिए इसको रख देंगे, ये मिल गया हमें। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी क्या मिला हमें भाई? तो काइनेटिक एनर्जी हमें मिल चुका है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, ये मिल चुका है हमें काइनेटिक एनर्जी। t टाइम पे काइनेटिक एनर्जी हमारा ये है, हाफ एम वी स्क्वायर से निकाला हम लोगों ने, और इससे हमें पता लगा कि हाफ एम वी का वैल्यू रख दिया। t टाइम पे v कैसे निकाला? तो भैया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा t लेने पे हमारा v ऐसे आता है, ये लिख लिया, v का वैल्यू रख दिया, मिल गया। बोलो यहां तक क्लियर है? Yes, sir. हम लोग एनर्जी का वेरिएशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देख रहे हैं, एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन नहीं देख रहे हैं। पोजीशन वाला बाद में आएगा, पहले टाइम के साथ वेरिएशन देख रहे हैं। तो हमने देखा कि काइनेटिक एनर्जी, जो भी ऑसिलेटिंग सिस्टम है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो भैया जब डिस्प्लेसमेंट हमारा ये है टाइम के साथ, तो स्पीड ये है, तो काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? तो पोटेंशियल एनर्जी को लिखने से पहले एक छोटा सा पॉइंट आपको जानना चाहिए, तभी आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को लिख पाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी को लिखने के लिए देखो, एक बात याद रखना आप लोग हमेशा के लिए कि एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन होने का, जो आइडियल एसएचएम हम लोग समझते हैं, आइडियल केस जो हम लोग आराम से समझ सकते हैं, समझा सकते हैं, वो होता है स्प्रिंग मास सिस्टम। स्प्रिंग मास सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज आइडियल एसएचएम। कोई भी स्प्रिंग मास सिस्टम है तो इसको हम लोग आइडियल एसएचएम भी समझते हैं, इसको कंसिडर करते हैं आइडियल एसएचएम। कभी भी तुम्हें एसएचएम में कंडीशन तुम्हें याद ना आए कि क्या होता है, भूल गए, तो स्प्रिंग मास सिस्टम को याद करो। स्प्रिंग मास सिस्टम में जो होता है वही आइडियल एसएचएम में होता है। स्प्रिंग मास सिस्टम कहता है भाई कि किसी भी x डिस्प्लेसमेंट के लिए जब देखोगे तो एक्सेलरेशन विल बी प्रोपोर्शनल टू x डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन। स्प्रिंग मास सिस्टम में तो ऐसा होता ही है कि फोर्स हमारा ऐसे लगता है, फोर्स इज इक्वल टू माइनस kx होता है। मीन्स स्प्रिंग मास सिस्टम में हमारा आइडियल एसएचएम समझो छुपा हुआ है। सो कभी कोई कंफ्यूजन हो कि अच्छा एक्सट्रीम पे क्या होगा वेलोसिटी, अरे भैया एक्सट्रीम पे 0 होगा, वहाँ से वापस आता है, इधर एक्सट्रीम पे क्या होगा वेलोसिटी, यहाँ भी 0 होगा, वापस आएगा, यहाँ पे क्या होगा तो मैक्सिमम वेलोसिटी,
उस समय x 0 है, मीन पोजीशन, तो स्प्रिंग मास सिस्टम इज कंसिडर्ड आइडियल SHM। ये ध्यान रखना, ठीक है। तो जब ये आइडियल SHM है तो वैसा ही कोई भी SHM हो उसको स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह हम लोग समझ सकते हैं। देखो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूं, तो तुम इस आइडियल सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी बताओ क्या होगा। पोटेंशियल एनर्जी मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इसमें जो फोर्स इन्वॉल्व है, जो वापस लाता है, फिर इधर जाता है तो इधर से वापस लाता है, ये फोर्स। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिखेंगे तो वो लिखेंगे स्प्रिंग में जो होता है हाफ kx², इस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग, जो हमारा फोर्स इसको ऑसिलेट कराता है उस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग ये है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो हमेशा कांस्टेंट है, h हाइट पे कर रहा है, टेबल पे रखा हुआ, तो वो भाई कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल वैसे भी काउंट नहीं किया जाता है जब तक बोला ना जाए। तो अभी ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कोई चेंज नहीं हो रहा, जो चेंज हो रहा है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन द स्प्रिंग है, हाफ kx²। ध्यान से समझेंगे भाई सारे लोग, हाफ kx² पोटेंशियल एनर्जी, मैं इस k को लिखूंगा, यहाँ पे k क्या होगा, तो इस आइडियल SHM के लिए, इस आइडियल SHM के लिए हम लोग जानते हैं कि फोर्स x डिस्प्लेसमेंट पे होता है -kx, यानी कि एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स डिवाइडेड बाय मास होता है, सबको मालूम है भाई, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो एक्सेलरेशन x डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगा, तो -kx डिवाइडेड बाय m होगा, ये मिला। और तुम्हें पता है कि किसी भी SHM के लिए, फॉर एनी SHM, तुम्हें मालूम है कि एक्सेलरेशन होता है माइनस कांस्टेंट टाइम्स x, ω²x। इसलिए अगर मैं बोलूं कि ये जो स्प्रिंग मास सिस्टम जो कि आइडियल SHM है, इसके लिए ω² का वैल्यू क्या मिला, तो इससे स्टैंडर्ड से कंपेयर करो इसको, तो तुम्हें पता लगा कि ω² k/m है। ω² क्या है भाई, तो ये k/m है। ω²x माइनस ω²x, यहाँ पे -k/mx मीन्स ω² इज k/m। इसलिए यहाँ से हम लोग चाहें तो k लिख सकते हैं m⍵²। अब ध्यान देना भाई, ये क्यों कराया नोट में, ये समझो कि एक नोट का पॉइंट है। ये क्यों कराया, तो वो इसलिए कराया भाई, देखो कि आइडियल स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं हाफ kx², लेकिन कोई दूसरा ऑसिलेटिंग सिस्टम हो, SHM हो, तो उसके लिए k अलग होगा, उसके लिए k हमारा अलग अलग होगा भाई। क्योंकि देखो भाई, कोई भी SHM है वो स्प्रिंग मास सिस्टम तो है नहीं, लेकिन उसके बदले में एनालॉगी में इक्विवेलेंटली एक स्प्रिंग मास सिस्टम समझ सकते हैं। समझो ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ। कोई भी SHM है तो उसका कुछ ओमेगा तो होता है ना, जैसे सिंपल पेंडुलम में ओमेगा होता है, स्प्रिंग मास सिस्टम में √k/m होता है ओमेगा। तो हर ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए ओमेगा अपना अपना फिक्स है, किसी का 5, 6, 7, 8, 9, सबका अपना अपना ओमेगा है। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी हर सिस्टम के लिए कैसे लिखें, तो भैया हर सिस्टम को समझो कि आइडियल SHM है, उसमें कुछ ओमेगा होता होगा ना, यहाँ भी ओमेगा होता है। यहाँ ओमेगा क्या होता है भाई, तो यहाँ ओमेगा होता है √k/m। यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, तो ओमेगा होगा भाई, यहाँ पे देखो ओमेगा हो रहा है √k/m, √k/m। अब कोई दूसरा ऑसिलेटिंग सिस्टम होगा तो उसमें भी तो भाई एक्सेलरेशन कुछ कांस्टेंट टाइम्स आएगा ना, दूसरे ऑसिलेटिंग सिस्टम में भी तो कुछ कांस्टेंट टाइम्स x आएगा। तो इसी में हमारा छुपा रहेगा, अगर कांस्टेंट जो आया फोर्स में या ये जो आया एक्सेलरेशन में, यही हमारा ω² है। तो ओमेगा का वैल्यू √k/m, ओमेगा का वैल्यू √k/m। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में आइडियल SHM के लिए जब लिखता हूँ, दैट इज स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए लिखता हूँ, तो हाफ kx² लिखता हूँ। लेकिन किसी दूसरे SHM के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, तो किसी दूसरे SHM के लिए लिखूंगा k के बदले में उसका m × ω², क्योंकि k क्या है, m × ω²। किसी SHM में अपना ओमेगा होता है, अपना ऑसिलेटिंग सिस्टम का मास होता है, उनका प्रोडक्ट करो तो वही k है। क्योंकि जो दूसरा SHM होगा वो इस तरह से लिखा तो जाएगा, और अपना आइडियल SHM को ऐसे लिख रहे हैं, इसका मतलब दूसरे SHM का जो ω² है यही अपना आइडियल SHM का k/m है।
तो दूसरे SHM का ओमेगा स्क्वायर ही k/m है, तो हम बोल सकते हैं कि उस दूसरे SHM के इक्विवेलेंट जो हमारा ये ऑसिलेशन समझें उसका k हमारा m ओमेगा स्क्वायर, यानी हर ऑसिलेटिंग सिस्टम में फोर्स में जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो उसका होता है m इंटू ओमेगा स्क्वायर। अभी के लिए आप याद रखें कि k जो है कोई भी SHM हो उसके बदले में मैं उसको एनालिसिस करने में प्रॉब्लम हो रही है। सिंपल मान लो पेंडुलम ही है, उसका एनालिसिस करने में प्रॉब्लम हो रही है। कोई और भी है, अर्थ में टनल डग कर दिया, उसमें SHM हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे इंटरप्रेट करें, कैसे इसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखें। तो कैसे लिखें पोटेंशियल एनर्जी? तो भैया उसमें उस SHM में ये तो रहेगा ना, कम से कम ये रहेगा, ये तो रहेगा, तभी तो SHM होगा। अब ये है तो इसी को समझ लेना कि इसका मतलब इसके बदले में अगर स्प्रिंग समझा जाएगा तो वो ऐसा वाला होगा। तो इसके बदले में जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह समझेंगे, उसका ये k होगा। k क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर। k क्या होगा भाई? m ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है k/m। तो k क्या होगा? m ओमेगा स्क्वायर। मीन्स उस अननोन SHM के लिए मैं पोटेंशियल एनर्जी जब लिखना चाहूँगा कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ भाई कि किसी टाइम के साथ क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी में k का वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर लिख लेंगे और x स्क्वायर कर देंगे। उस ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखेंगे, हाफ kx स्क्वायर। k के बदले में क्या लिखेंगे? m ओमेगा स्क्वायर, जो भी उस ऑसिलेटिंग सिस्टम का मास होगा, और इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ k के बदले में m ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, और x के बदले में तो तुम्हें पता ही है x एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो ये है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा a साइन ओमेगा t, ये था x। पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ kx स्क्वायर। k को क्या लिखूंगा मैं किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए? k को क्या लिखूंगा? k को लिखूंगा उस ऑसिलेटिंग सिस्टम का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि किसी भी SHM के लिए ये होता है, तो इसके बदले जो स्प्रिंग होगा समझेंगे k/m ही ओमेगा स्क्वायर होगा, तो k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर। तो k से पोटेंशियल एनर्जी हम लोग स्प्रिंग मास सिस्टम में इजीली लिख पाएंगे। तो दूसरे SHM के लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखना होगा तो हाफ k के बदले में m ओमेगा स्क्वायर और x स्क्वायर। तो हमें एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकालना था, तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल लिया। एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल लिया। तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी निकाला था, अब मैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी दिखा देता हूँ भाई, पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इजीली हम लोग इसमें निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा भाई पोटेंशियल एनर्जी? तो हाफ kx स्क्वायर, k के बदले में क्या लिखेंगे? तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। x का वैल्यू था a साइन ओमेगा t, वही जो अभी किया, स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा भाई? तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा t। ये मिल गया हमें पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ऊपर मिला था काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों में जरा देखो भाई, दोनों में क्या तुम्हें डिफरेंस दिख रहा है? तो एक में कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो दूसरे में साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, ये वाला सेम है। इसलिए जब दोनों का सम करेंगे तो देखो भाई, टोटल एनर्जी निकालने के लिए टी टाइम पे क्या होगा टोटल एनर्जी भाई? तो टी टाइम पे जो भी काइनेटिक एनर्जी है वो ऐड करो, प्लस जो भी पोटेंशियल एनर्जी है टी टाइम पे वो भी ऐड करो भाई, तो मिल जाएगा तुम्हें। काइनेटिक एनर्जी हमने ऐड किया कितना भाई? तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, और हमारा पोटेंशियल एनर्जी है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये लिखा हमने। तो भैया हाफ m ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर इज कॉमन, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जो कि आगे चल करके बन जाएगा 1। इसलिए फाइनली टोटल एनर्जी जो आया वो क्या आया? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी हमने निकाला किस टाइम पे भाई? टी टाइम पे, लेकिन उसमें टाइम नहीं आया, क्योंकि टाइम वाला फैक्टर जो है वो कैंसिल होकर के 1 हो गया। ये दोनों मिलकर के क्या हो गया? 1 हो गया। इसलिए टोटल एनर्जी जो आया वो आया इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आने का मतलब है कि किसी भी टाइम पे टोटल एनर्जी निकालो, पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो तुम्हारा इतना ही आएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फिर से मैं रिकॉल कर दे रहा हूं, हम लोगों ने एनर्जी इन SHM देखा एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एनर्जी इन SHM एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखना चाहा पहले,
ठीक है भाई। तो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखना चाहे फिर बाद में पोजीशन देखेंगे। तो एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम देखेंगे भाई, तो टाइम के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे और टोटल एनर्जी निकालना चाहेंगे। तो मैंने टोटल एनर्जी पहले ही लिख दिया था कि भैया ये हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होता ही है, टोटल एनर्जी इतना ही होता है। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आया, दैट इज ये फिक्स है, कांस्टेंट है, चाहे वो कोई भी टाइम पे रहे हमारा इतना ही होगा टोटल एनर्जी। अब ये कैसे निकाला हमने, तो काइनेटिक एनर्जी निकालना तो आसान है। तो लेट किया हमने, मान लो सपोज किया कि जो भी एसएचएम है हमने उसका t इज इक्वल टू 0 सेट किया जब वो मीन पे था, तो उसका इक्वेशन बनेगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t। t इज इक्वल टू 0 पे वो मीन पे है। अब बाकी टाइम में क्या होगा, तो ये जैसे जैसे वैल्यू चेंज करेगा वैसे वैसे एक्सचेंज होगा। पहले ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जाएगा, फिर ये निगेटिव की तरफ जाएगा, फिर पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव की तरफ। तो अगर x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी निकालना था। काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्ट लिख दिया भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, वी का वैल्यू पहले से निकाल के रख लिया है। जब x ये है तो ये v है। पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए मैंने बोला कि हाफ के एक्स स्क्वायर, स्प्रिंग मास सिस्टम की तरह समझो, जहां के जो होगा वो हर सिस्टम के लिए अपना अपना होता है भाई। तो किसी सिस्टम के लिए क्या होगा, किसी एसएचएम के लिए क्या होगा के, तो के होगा उसका मास इंटू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि उस अननोन एसएचएम का हम लोग समझेंगे कि एक्सेलरेशन हमारा ऐसा है और इसके बदले में जो स्प्रिंग मास सिस्टम होगा उसका एक्सेलरेशन ऐसा होगा। इट मीन्स ये दोनों जब सेम हैं तो के बाई एम हमारा ओमेगा स्क्वायर है। इट मीन्स के हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में कितने भी एसएचएम हो, कोई भी एसएचएम हो, अगर मुझे उसका एनालिसिस करने हैं तो उस एसएचएम में कुछ एम तो होगा जो ऑसिलेट करेगा मास, कुछ ओमेगा तो होगा भाई, ओमेगा कुछ कांस्टेंट तो होगा फिक्स। कैसे निकालेंगे कि उसका क्या है ओमेगा, निकाल लेंगे भाई। कैसे निकालेंगे, तो उसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट पे देखोगे कितना है फोर्स और डिवाइड कर दोगे मास, तो मिल जाएगा तुम्हें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन देखोगे कि सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स आएगा। ये जो कांस्टेंट है वही उस ऑसिलेटिंग सिस्टम का ओमेगा स्क्वायर है। किसी ऑसिलेटिंग सिस्टम के लिए अगर तुम्हें ओमेगा की तलाश है तो कुछ नहीं करना है, सिंपल एक्सेलरेशन निकालने हैं। कब, एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पे निकालेंगे एक्सेलरेशन का वैल्यू। मान लो आ गया एक्सेलरेशन का वैल्यू -10x, तो 10 इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर। तो कोई भी ऑसिलेटिंग सिस्टम हो उसको जब हम लोग आइडियल एसएचएम से कंपेयर करें तो हमें पता लगेगा कि यहाँ जो के का रोल है वो उस एसएचएम के लिए एम ओमेगा स्क्वायर का रोल होगा। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए जैसे हाफ के एक्स स्क्वायर इसमें करते हैं, उधर पोटेंशियल एनर्जी के लिए अननोन एसएचएम में पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग लिखेंगे हाफ के एक्स स्क्वायर के बदले में हाफ और के बदले में एम ओमेगा स्क्वायर रख देंगे। यहाँ मास होगा उस एसएचएम का और ये ओमेगा होगा उस एसएचएम का। तो इस तरह से किसी भी एसएचएम का हम लोग लिख पाएंगे। लिख तो रहे हैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए जो कि आइडियल एसएचएम है, लेकिन इट इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल एसएचएम। सारे एसएचएम में काम तो यही होगा, सब में काम तो यही होने हैं। अब के यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट नाम हो गया, लेकिन दूसरे में वो स्प्रिंग कांस्टेंट नहीं बोला जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर बोला जाएगा। उसको हम लोग ऑसिलेशन कांस्टेंट बोल सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एसएचएम का कांस्टेंट। तो ये बात ध्यान रखेंगे सारे लोग, ये बात जरूर ध्यान रखने हैं भाई कि किसी भी ऑसिलेटिंग सिस्टम को हम लोग इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम समझ सकते हैं, प्रोवाइडेड कि हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लें भाई, उस ऑसिलेटिंग सिस्टम के बदले में स्प्रिंग कांस्टेंट क्या लें, तो ऑसिलेटिंग सिस्टम का मास इंटू ओमेगा स्क्वायर ये ले बस। तो इससे पोटेंशियल एनर्जी जैसे यहाँ निकाला वैसे ही वहाँ पे निकाल के हम लोग यूज़ करेंगे। सो काइनेटिक एनर्जी निकाला एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोटेंशियल एनर्जी निकाला एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देखा दोनों कि दोनों एज ए फंक्शन ऑफ टाइम वेरी कर रहा है, लेकिन जब टोटल किया तो टाइम गायब हो गया। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 1 होता है, टाइम गायब हो गया। इट मीन्स टोटल एनर्जी जब भी कैलकुलेट करेंगे, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एट एनी आर्बिट्ररी टाइम, किसी भी टाइम पे कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम का काइनेटिक एनर्जी उस टाइम का पोटेंशियल एनर्जी का जब सम करोगे
तो वो आएगा फिक्स्ड वैल्यू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यही हमारा फिक्स्ड कांस्टेंट टोटल एनर्जी है इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। बोलो भाई, ये क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। देख लो एक बार, ये मैथमेटिकल बात हो गई, इसका भाई ग्राफ भी दिखाऊंगा, इसका ग्राफ भी समझने हैं। फिलहाल के लिए मैथमेटिकली हम लोगों ने काम कर लिया। अब कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा, सर आपने तो x = a sin ओमेगा t ले लिया है। तो मैंने बताया अभी कि x = a sin ओमेगा t कब लेते हैं? कोई एक मान लो पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा हो, नोबिता आया, नोबिता को टीचर ने पूछा भाई इस SHM को, ये जो SHM हो रहा है उसको इक्वेशन में बोलो। तो नोबिता ने देखा t = 0 पे ये मीन को गया, तो बोलेगा x = a sin ओमेगा t, इससे काम हो जाएगा हमारा। x = a sin ओमेगा t, t = 0 पे उसने मीन पे देखा, t = 0 पे यही तो बताएगा मीन, t = 0 रखो, sin 0 0 हो जाएगा, x = 0 हो जाएगा। थोड़े टाइम जब π/2 होगा ओमेगा t तो अपने आप ये 1 हो जाएगा, तो ये मीन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे चला जाएगा। लेकिन जियान से पूछा गया, उसने देखा कि t = 0 पे एक्सट्रीम पे है, तो वो बोलेगा x = a cos ओमेगा t, इसका इक्वेशन बनेगा। दोनों एक ही को रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका है। अब मान लो मैं पूछूं कि यहाँ पे एक मान लो बुक रखा हुआ है, एक बुक रखा हुआ है, बताओ भाई इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ रमेश है, यहाँ सुरेश खड़ा है, यहाँ नोबिता खड़ा है और यहाँ बुक है। नोबिता बोलेगा बुक का x कोऑर्डिनेट 2 है, जियान बोलेगा बुक का x कोऑर्डिनेट 4 है, कोई और बोलेगा बुक का x कोऑर्डिनेट 6 है। तो बुक तो एक ही जगह है ना, उसको बोलने का अलग अलग तरीका है। किसी ने या कोई अपना ऑरिजिन यहाँ सेट कर लिया तो वो बोलेगा x = 4 है, कोई अपना ऑरिजिन यहाँ सेट कर लिया वो बोलेगा x = 2 है, किसी ने अपना ऑरिजिन वहाँ सेट कर लिया वो बोल रहा है x = 6 है तो एक ही जगह। वैसे ही SHM हो रहा है तो हो रहा है SHM, अब इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो 3 ऑब्जर्वर, 4 ऑब्जर्वर, 10 ऑब्जर्वर, 10 इक्वेशन बोल सकता है इसका अपना अपना। कोई इसको मीन पे देखा t = 0 पे, उसने अपना स्टॉप वॉच प्रेस किया, एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इसको रिप्रेजेंट करना चाहता है कि किस टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट। तो जिस बंदे ने अपने t = 0 स्टॉप वॉच जब प्रेस किया उस समय ये मीन को क्रॉस कर रहा था ऐसे, तो वो बोलेगा x = a sin ओमेगा t से रिप्रेजेंट करूंगा मैं, करना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके लिए t = 0 पे मीन पे था। तो वैसा ही इक्वेशन लो ना जो t = 0 पे मीन दिखाए, x = 0 दिखाए। अब जियान देखा कि भाई मैं t = 0 पे जैसे ही स्टॉप वॉच प्रेस किया उस समय तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे था, तो उसका इक्वेशन ऐसा होना चाहिए x = a cos ओमेगा t। इससे क्या होगा, जब t = 0 पे रख करके देखना चेक करना चाहेगा तो t = 0 पे भाई ये 1 होता है, cos 0 1 होता है, 1 होगा तो x = a मीन्स पॉजिटिव एक्सट्रीम। अब कोई t = 0 पे सेट किया, t = 0 पे देखा उसने नेगेटिव एक्सट्रीम पे है, मान लो सुनियो देखा, वो बोला कि भाई x जैसे ही मैंने स्टॉप वॉच प्रेस किया उस समय तो नेगेटिव एक्सट्रीम पे था, तो उसके लिए इक्वेशन होगा x = a - a cos ओमेगा t, ऐसा, ताकि ये t = 0 पे cos ओमेगा t 1 हो जाए और x का वैल्यू -a हो जाए। तो जब t = 0 पे कोई नेगेटिव एक्सट्रीम पे देखा ये बोलेगा, कोई t = 0 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम में देखा तो +a cos ओमेगा t बोलेगा, कोई t = 0 पे मीन पे ऑब्जर्व किया ऑसिलेटिंग सिस्टम को तो वो t = 0 मीन पे मीन्स a sin ओमेगा t लेके चलेगा। तो एक ही SHM को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे इक्वेशन हो सकते हैं, लेकिन जो भी इक्वेशन होगा साइन या कोसाइन में होगा। तो हमने a sin ओमेगा t लेकर के चला और इससे ये लिख लिए। अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कॉस ले लेते तो क्या होता, तो भी यही काम होता, जहां साइन है वहां कॉस हो जाएगा, जहां कॉस है वहां साइन हो जाएगा, टोटल करोगे फिर यही आएगा। देखो इसी में तुम्हें दिखा देता हूं, इफ x = a cos ओमेगा t represents the SHM, then तो उस कंडीशन में क्या होगा,
इफ x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t रिप्रेजेंट्स द SHM, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो उस कंडीशन में भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी टी टाइम पे निकालेंगे तो हाफ एम वी टी टाइम का चाहिए, और वी टाइम पे क्या, टी टाइम पे क्या स्पीड होगा? तो वो आपको पता है, जब ए कॉस ओमेगा टी, देखो ये टी इज इक्वल टू 0 पे तुम्हें एक्सट्रीम पोजीशन पे दिखाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए होगा पॉजिटिव एक्सट्रीम पे। तो भैया नोबिता ने यही देखा था कि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे, इसलिए ये लिखा इक्वेशन। अब ये जब इक्वेशन लिखेंगे तो हाफ एम वी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो यहाँ से हम लोग वी का वैल्यू भी लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके। वी जो होगा वो हमारा डी एक्स बाई डी टी होगा। डी एक्स बाई डी टी होगा मीन्स क्या होगा? तो ए ओमेगा माइनस में साइन ओमेगा टी। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको माइनस में, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है, कॉस ओमेगा टी का माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो ये हो गया स्पीड एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये यहाँ पे रख देंगे भाई। हाफ एम वी के बदले में क्या लिखेंगे? तो वी के बदले में लिखेंगे माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो इसका स्क्वायर करोगे भाई, हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा कितना? तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। देखो जहाँ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी आ रहा था काइनेटिक एनर्जी में, अब यहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा और कोई डिफरेंस नहीं होगा। फिर देखो पोटेंशियल एनर्जी अगर लिखोगे तुम, पोटेंशियल एनर्जी टी टाइम पे लिखोगे तो क्या लिखेंगे? हाफ के एक्स स्क्वायर, जो भी टी टाइम पे एक्स है वो लिखोगे। तो हाफ के बदले में क्या लिखेंगे? किसी भी SHM के लिए अगर लिखना है तो एम ओमेगा स्क्वायर ही के वाला रोल प्ले होता है। तो हाफ के और एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू तो पता ही है, ए कॉस ओमेगा टी लिया है तुमने, तो एक्स टी टाइम पे हमारा ये है, ऐसे निकाला। तो क्या मिला भाई? तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। फिर जब टोटल एनर्जी निकालोगे तो क्या होगा? तो टोटल एनर्जी निकाल तो रहे हैं टी टाइम पे, तो काइनेटिक एनर्जी टी टाइम का प्लस पोटेंशियल एनर्जी टी टाइम का, ऐसे लिखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी टी टाइम पे लिखेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर तो दोनों में है, और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या हो गया? 1 हो गया। इसलिए क्या मिला हमें? इस फाइनली हमें वही मिला, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम चाहे कुछ भी हो वही मिलेगा। सो साइन ओमेगा टी लेके चलोगे ये पाओगे, कॉस ओमेगा टी लेके चलोगे ये पाओगे, बट टोटल एनर्जी इतना ही होने हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, चाहे किसी भी टाइम पे देखें वही होगा। सो फाइनल रिजल्ट सब वही देंगे। नोबिता भी बोलेगा टोटल एनर्जी यही है, जियान भी देगा वही है, इक्वेशन रिप्रेजेंट करने का अलग अलग हो जाएगा। बोलो भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम साइन लेके चल रहे हो कि कॉस लेके चल रहे हो, नेचर विल रिमेन सेम। इसलिए दोनों में से कोई एक ही, अपना जब क्वेश्चन का आंसर करोगे तो दोनों में से कोई एक ही लेके चलोगे। अगर सब्जेक्टिव आया तो एक ही लेके चलोगे, या जो दिया रहेगा इक्वेशन में। कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि इफ एट टी इक्वल टू 0 द पार्टिकल वाज एट मीन, तो इसका मतलब कि आपको ए साइन ओमेगा टी लेके चलने हैं। जब नहीं दिया है क्वेश्चन में, ऐसे ही एनर्जी बताना है जब फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप कोई भी ले लो और उसके हिसाब से दिखा दो। जब आपको दिया रहे कि टी इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है तो कॉस वाला लेके चलोगे, ठीक है। तो जैसा दिया रहेगा उस हिसाब से काम करेंगे। इधर वाले को मैं हटा रहा हूँ, किसी एक ही को लेके चले। हम लोग साइन वाला लेके चले थे, साइन वाला के हिसाब से मैं अब इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा, ठीक है। अगर हम लोग कॉस वाला लेके चलेंगे तो जहाँ पे साइन आना है वहाँ कॉस हो जाएगा, जहाँ कॉस आ रहा था वहाँ साइन हो जाएगा। अब देखो इसका हमें ग्राफ भी दिखाना होता है। ध्यान देना, किसी भी SHM के लिए लिखना है तो समझ लेना कि स्प्रिंग के लिए लिखना है, लेकिन उस के को यूज़ करेंगे एम ओमेगा स्क्वायर। हर SHM का अपना, किसी के लिए 10 होगा, किसी के लिए 15 होगा, किसी के लिए 5 होगा, जो होगा होगा। किसी के लिए 1 ग्राम का है, किसी के लिए 2 ग्राम का है, या 10 ग्राम का, या 2 kg का है, 5 kg का, जो भी है m इंटू ओमेगा स्क्वायर करो, m इंटू ओमेगा करो, k का वैल्यू हमें मिल जाएगा, इक्विवेलेंट k का वैल्यू मिल जाएगा। सो ये याद रखना है, k इज़ m ओमेगा स्क्वायर। अच्छा भाई, क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का, अगर स्कूल में आता है तो, एक्सप्लेन एनर्जी वेरिएशन विद टाइम ड्यूरिंग एनी SHM। तो आप साइन या कॉस कोई भी लेके चल सकते हैं। अगर दे दिया जाएगा कंडीशन तो साइन या कॉस जो सूटेबल होगा वही लेके चलेंगे। अच्छा, साथ में ग्राफ भी तुम्हें प्लॉट करने को आता है कि एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो देख रहे हैं, तो टी टाइम पे काइनेटिक एनर्जी, टी टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकाला। इसका ग्राफिकल
रिप्रेजेंटेशन भी करने होंगे। तो उसका ग्राफिकली कैसे लिखेंगे? तो देखो भाई, इसका ग्राफ बनाने जा रहा हूँ मैं। अब हो सकता है कि जो नॉन मेड वाले होंगे, ग्राफ से कुछ लोगों का दिमाग ख़राब होता है, ग्राफ से कुछ लोगों का दिमाग ख़राब होता है। तो भाई अब ख़राब होता है तो क्या करोगे? ग्राफ तो भाई जानना ही है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो तो ग्राफ तो जानना पड़ेगा, तो करना ही होगा। तो इसलिए ग्राफ तो प्लॉट करना ही है। चलो भाई, तो हम लोग ग्राफ प्लॉट करें। ठीक है, देखो भाई, सबसे पहले कुछ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आपको जानने पड़ेंगे ग्राफ प्लॉटिंग के लिए, अगर समझना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, आप नोट कर लोगे, बात अलग है। समझना चाहते हैं तो थोड़ा काम करने पड़ेंगे। साइन ओमेगा टी का ग्राफ सब जानते हैं। देखो भाई, साइन ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा होता है, सब जानते हैं इतना तो। अगर साइन ओमेगा टी का मान लो ये ग्राफ है, होता ही है, इसी तरह का ग्राफ होता है, यही नेचर होता है ग्राफ का। तो साइन ओमेगा टी का अगर ये ग्राफ है तो मैं कहना चाह रहा हूं कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ क्या होगा, क्योंकि हमें साइन स्क्वायर वाला चाहिए। तो अगर साइन ओमेगा टी का ये ग्राफ है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा? ये वन, जो ग्राफ बने ये भी क्रेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये हो जाएंगे। ऐसा? हाँ सर। देखो भाई, साइन स्क्वायर कर रहे हो, स्क्वायर, साइन स्क्वायर कर रहे हैं। साइन ओमेगा टी तो ये है, बट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसको स्क्वायर करना है तो थोड़ा मैथमेटिकली चलना पड़ेगा। ये जो है ना ग्राफ, ये ग्राफ एग्जैक्टली नहीं हुआ साइन स्क्वायर का। साइन ओमेगा टी का ग्राफ पता है, हम लोगों ने प्लॉट किया, लेकिन साइन स्क्वायर ओमेगा टी का प्लॉट करना है। और एक होता है साइन ओमेगा टी का मॉड। तो जो आपने बताया अभी, वो साइन ओमेगा टी का मॉड हो गया। मतलब जब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, जब नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव कर दिया। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है उतना ही पॉजिटिव कर दिया। तो ये जो अभी प्लॉट हुआ वो मॉड साइन ओमेगा टी का हो गया। हमें चाहिए था साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसलिए ये तो भाई नहीं हो सकता। तो ये जो येलो से दिखाया है ये मॉड साइन ओमेगा टी का है। चलो मैं लिख देता हूं मॉड साइन ओमेगा टी, जबकि ये वाला था साइन ओमेगा टी। अब हमें स्क्वायर करना है। तो देखो भाई, बड़ा सिंपल सा है ग्राफ प्लॉट करना, ऐसा कुछ खास इसमें नहीं है जिससे कि आपको परेशान। आप खाली एक बार अप्रोच देखो कैसे किया जाता है। एक्स हो या काइनेटिक जो भी है, चलो यहाँ पे लिख ही रहे हैं। ये मॉड साइन ओमेगा टी हो गया, ये साइन ओमेगा। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी करना है तो देखो, ये 1 होता है, 0 होता है। तो थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ, रेड से दिखा रहा हूँ। तो साइन स्क्वायर ओमेगा, जब 0 है तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही मिलेगा भाई। अब थोड़े टाइम के बाद देखोगे कि ये साइन ओमेगा टी हाफ हो गया। अरे भैया, हाफ तो हो गया, साइन 30 डिग्री पे हाफ हो गया, ठीक है। तो 30 डिग्री पे हाफ होगा तो हाफ का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा मेरे भाई। हाफ का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, होता ही है। अच्छा, 1 को स्क्वायर करोगे तो 1 होगा। जब 90 डिग्री पे ये 1 होगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। लेकिन फिर ये हाफ होगा तो हाफ का स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, हाफ का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा। देखो माइनस हाफ आया, फिर इसका क्या हुआ, माइनस हाफ हो गया। माइनस हाफ का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/4 मिलेगा, 1/4 मिलेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा, निगेटिव है, माइनस हाफ है, लेकिन स्क्वायर कर रहे हैं, साइन ओमेगा टी के स्क्वायर करने हैं। तो ये माइनस हाफ है, उस समय स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। हाफ नहीं होगा, ये वाला हाफ कर रहा है। ये जो है लिखा है ना मॉड साइन, वो माइनस हाफ को हाफ कर देगा, लेकिन हमें माइनस हाफ को स्क्वायर करना है, मीन्स 1/4 करना है, तो 1/4 हो जाएगा। ये हाफ तो ये वैल्यू है, हमें 1/4 करना है। उसी तरह से इसका भी स्क्वायर करोगे, उससे थोड़ा सा छोटा होगा।
अब 1 का -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 1 पे दिखाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे आ गए तो मान लो 0.8 है, तो 0.8 का स्क्वायर करोगे 0.64 होगा। 0.8 -0.8 है तो इसका ऊपर +0.8 है ये, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो 0.64 हो जाएगा। उसी तरह से एक छोटा है, उसको स्क्वायर करेंगे और छोटा होगा, इसको स्क्वायर किया और छोटा हो गया। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 होगा। इसलिए इसका ग्राफ जो आएगा वो इस तरह का आता है। ये ग्राफ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ये ग्राफ है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का, ठीक है। ये रेड वाला ग्राफ हुआ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का। सिमिलरली अगर तुम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ प्लॉट करना चाहोगे तो भैया कॉस ओमेगा टी ऐसा होता है, कॉस ओमेगा टी ऐसा होता है, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कैसा होगा भाई, तो ये ऐसा होगा। ये हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि जब कॉस हाफ होगा तो उसका 1/4 होना चाहिए, जब 0 होगा तो 0 होना चाहिए, -½ होगा तब भी 1/4 होगा, -1 होगा तो 1 होगा। इस तरह से ये वाला हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो भाई समझ में आया क्या? यस सर। ये वाला है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो भाई पहलवानों। यस सर। हालांकि ये फिजिक्स का पार्ट नहीं है, लेकिन मैथ्स आपका वीक होगा, ग्राफ पे उतना वर्क हुआ नहीं होगा, तो कन्फ्यूज़न ना आ जाए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि इस तरह से स्क्वायर कर दिया। अब आपको ग्राफ दिखाना था, उस पे आते हैं। इसको आप नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, आप वीडियो देख करके आप नोट कर ही लेते हो। हमारा पर्पस ये नहीं था कि कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ सिखाएं आपको, या मॉड साइन ओमेगा टी का ग्राफ सिखाएं। पर्पस जो है उसको अब काम किया जाए। तो इसको मैं हटा रहा हूँ, अब जो है उसको प्लॉट करना है। तो ठीक है भैया, उसको प्लॉट करता हूँ, इसको हटा रहा हूँ और अब उसको प्लॉट करूँगा, ठीक है, इस ग्राफ पे। किसको भाई? तो पहले काइनेटिक एनर्जी दिखाना है। काइनेटिक एनर्जी कैसा? तो ½ m ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो देखो भाई, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ, तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ मैं दिखाता हूँ। पहले तो आपको ये करना पड़ेगा काम, एक तो ये रेफरेंस लाइन, एक ये रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर ले रहे हैं, अपने रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ भाई। ये रेफरेंस लाइन है और एक ये रेफरेंस लाइन। आप देखोगे कि कैसे ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं। देखो भाई, अब मैं ग्राफ प्लॉट करूँगा। चलो देखो, हम लोग दिखाना चाह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का। तो कॉस ओमेगा टी का ग्राफ तो ऐसे होता है, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ तो ऐसे होता है, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे होता है, ऐसे है कॉस स्क्वायर ओमेगा, कॉस ओमेगा टी का ग्राफ। कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा? तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ दिखा रहा हूं मैं। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ ऐसे हो जाएगा भाई, अभी दिखाया था। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा हो जाएगा भाई। बोलो क्लियर है? ये डॉटेड वाला कॉस ओमेगा टी, ये डॉटेड वाला कॉस ओमेगा टी, तो ये वाला हो गया कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, यहां तक का ग्राफ हो गया। अब इसमें ½ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करने हैं। तो ये जो हो गया ना, ये जो ग्रीन वाला है तुम्हारा, ग्रीन वाला, ये हो गया है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन हमें प्लॉट तो करना है, उसमें मान लो 2 है, ये ½ m ओमेगा स्क्वायर मान लो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है। 1.5 है अगर ये वैल्यू, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स जब ये 1 होगा तो ये 1.5 है,
तो ये एनर्जी 1.5 होगा। तो जब ये 1 होगा उस समय इसको 1.5 होने हैं, मीन्स कितना होने हैं, तो जब ये 1 होगा उस समय इसको होने हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होने हैं। इसलिए जब जब ये 1 होगा तब तब ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। जब जब ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जब जब 1 होगा तो ये काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर होगा। इसलिए इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, तो इसका ग्राफ अब मैं दिखा देता हूँ कि कैसा हो जाएगा। इसका ग्राफ मैं दिखा रहा हूँ, इस कलर से दिखाता हूँ। देखो भाई, तो इसका ग्राफ हो जाएगा ऐसे। जब ये 1 तो ये हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, 0 जब ये 0 होगा तो 0 ही कर देगा, इसलिए सबको 0। इस तरह से ये चलेगा। ये जो ग्राफ आया यही आया तुम्हारा कॉस स्क्वायर हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का। ये वाला ग्राफ आया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का। तो यही हो गया तुम्हारा क्या भाई, तो काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू कितना भाई, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। जब जब ये 1 होगा तब तब ये हाफ ओमेगा स्क्वायर होगा। तो जब जब ये 1 होना था उस समय को मैंने उसको मल्टीप्लाई कर दिया हाफ ओमेगा स्क्वायर से, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर होता रहेगा ऐसे। ठीक है भाई। अब मैं लिखने जा रहा हूँ इस पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा, ये कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैसा होगा, तो भैया ये अगर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी ऐसे ये वाला होता है। एक है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी तो एक है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ये वाला हो गया तुम्हारा जो स्टार्टिंग मैक्सिमम हो तो वो है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो जो स्टार्टिंग में 0 है उसको बोलेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों तो ऐसे ही 1 तक जाता है। तो ये वाला जो है वो है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कुछ नहीं, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी जहाँ 0 होता है वहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1 होगा, जहाँ पे कॉस स्क्वायर ओमेगा टी 0 वहाँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी 1। दोनों एक दूसरे को इस तरह से करता रहता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ साइन स्क्वायर ओमेगा टी और हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर एक बार में। इस तरह से ये है तुम्हारा क्या भाई, तो ये है पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम टी। यानी कि ये जो है वाइट वाला ये हो गया तुम्हारा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी था, ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी है। बोलो भाई, क्लियर है? सिर्फ ये पर्पल वाला याद रखो और ये वाइट वाला। और अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी की तो इसी ग्राफ पे मैं दिखा दूंगा कि टोटल एनर्जी तो भैया हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ही था। टोटल एनर्जी तो यही है एट ऑल टाइम। ऑल टाइम में टोटल एनर्जी हमारा यही है। तो ये जो दिखाया येलो कलर से, दिस इज नथिंग बट टोटल एनर्जी। बोलो, एक ही ग्राफ पे दिखा दिया? बोलो, क्लियर है? ये येलो वाला है टोटल एनर्जी, हमेशा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हमेशा। ठीक है। ये पर्पल वाला जो हुआ वो हमारा काइनेटिक एनर्जी हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। और ये वाइट वाला जो हुआ वो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हुआ। बोलो, ये तो मैं ग्राफ को समझाने का कोशिश किया, अदरवाइज आपको याद कर लेने हैं। साइन स्क्वायर कैसा होता है, तो देखो भाई ध्यान से समझो। साइन अगर ऐसा होता है तो साइन स्क्वायर ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। 1 पे 1 करना है लेकिन हाफ पे 1/4 करने हैं। तो इस तरह से इसका कर्व होता है, ये साइन स्क्वायर होता है। तो हमने कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वाला भी दिखाया, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और दोनों सम कर दिया तो भैया कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम पे देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा।
बोलो क्लियर है यहाँ तक? बोलो भाई, ये ग्राफ हो गया इसका। यस सर। जिसको डाउट हो पूछ ले भाई यहाँ तक, नहीं तो इसके बिना काम नहीं चलेगा। विशेष बोलो भाई, स्निग्धा, स्नेहा, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलो कोशिश किया हमने कि इसको भी, ग्राफ को भी आपको समझा पाए। ठीक है भाई, अब ये हो गया एनर्जी वेरिएशन विद टाइम। ठीक है, और यही अगर हम लोग कॉस वाला लेके चलेंगे, साइन वाला के बदले में अब कॉस वाला लेके चलेंगे तो क्या होगा? कॉस वाला लेके चलेंगे तो जहाँ साइन था वहाँ कॉस हो जाएगा, जहाँ कॉस था वहाँ साइन हो जाएगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी अभी दिखा रहा है साइन स्क्वायर वाला, वो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, और जो काइनेटिक एनर्जी वाला है वो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। टोटल एनर्जी एज इट इज। बोलो ठीक है? ये खाली आपको ध्यान रखना है कि किसका दिखाएं। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी कॉस स्क्वायर वाला में है, तो समझना कि मैक्सिमम से शुरू करना है काइनेटिक एनर्जी दिखाने के लिए। और पोटेंशियल एनर्जी में साइन स्क्वायर है, तो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ से शुरू करेंगे। और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर में यही काम होता रहता है। जब हमारा कॉस स्क्वायर वाला जीरो होगा तो साइन स्क्वायर वाला मैक्सिमम होगा, जब कॉस स्क्वायर वाला जीरो होगा तो साइन स्क्वायर वाला मैक्सिमम होगा। इस तरह से चलता रहता है, दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट है। तो टोटल एनर्जी, चलो ये समझ गए एनर्जी कंसिडरेशन में। बोलो क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े? यस सर। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिखेंगे एनर्जी, लिखो एनर्जी वेरिएशन विद डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के साथ एनर्जी वेरिएशन, ये जरा हम लोग अब पढ़ें। तो देखो ये क्या हुआ, फिर वही काम करना है। देखो अब बड़े आराम से हम लोग कर सकते हैं। मान लो हमने लिया x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आपको पता अब इतना लग चुका है कि जब हम लोग इफ़ एट t इज इक्वल टू 0, जब हम लोग t इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 मीन पे जब हम लोग देखें t इक्वल टू 0 पे, तो एट t इक्वल टू 0 यानी कि मीन पोजीशन, तो ये अगर है तो अब हम लोग को एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखने हैं। तो एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट देखने हैं तो बड़े आराम से हम लोग देख सकते हैं वेलोसिटी जो होता था dx बाई dt, और ये आता था हमारा a ओमेगा कॉस ओमेगा t, और जब इसको हम लोग कन्वर्ट करते थे एज ए फंक्शन ऑफ x तो आता क्या था ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि अब हमें x के फॉर्मेट में लिखने हैं। एज ए फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मतलब x के फॉर्मेट में लिखने हैं, इसलिए अब x के फॉर्म में हम लोग जानना चाहेंगे कि वेलोसिटी क्या है और x क्या है। तो देखो भाई, अब लिखेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अब एज ए फंक्शन ऑफ टाइम नहीं लिख करके एज ए फंक्शन ऑफ x लिखेंगे कि x जब डिस्प्लेसमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कितना। तो x जब डिस्प्लेसमेंट है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ m और v स्क्वायर। x डिस्प्लेसमेंट पे क्या स्पीड है वो समझो, तो यहाँ पे है हाफ m और v के बदले में क्या लिखेंगे, यही तो है vx। x डिस्प्लेसमेंट पे ये है v, इसलिए यहाँ लिखूंगा ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हुआ, इसलिए काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मिल गया। x डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या मिला भाई, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, रूट गायब हो गया भाई, ऐसे मिल गया। तो काइनेटिक एनर्जी x डिस्प्लेसमेंट पे मिला, वो मिला हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये मिला हमें काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x। कोई कंफ्यूजन नहीं? बोलो भाई ठीक है यहाँ तक? यस सर। अब यहाँ से हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x, तो वो तो लिखूंगा मैं हाफ के x। माइंड में है कि भैया मैं स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन सारे SHM के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी भी SHM के लिए करस्पॉन्डिंग अगर स्प्रिंग मास सिस्टम के फॉर्म में समझें तो वहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट लेना होगा m ओमेगा स्क्वायर। अपना अपना हर SHM का ओमेगा होता है, हर SHM का मास होता है, इन दोनों को प्रोडक्ट करो तो इसके बदले में अगर स्प्रिंग मास सिस्टम लेंगे तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट मिल जाएगा।
इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन लिखेंगे तो हाफ के बदले में लिखेंगे m ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो हमें x के फॉर्म में ही लिखने हैं तो x ही लिख देंगे। तो ये मिल गया हमें पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x। तो ये बन गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। और इस तरह से अब हम लोग इन दोनों का सम कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो ठीक है भैया, अब निकालेंगे टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है एक्स डिस्प्लेसमेंट पे प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो होगा हमारा एक्स डिस्प्लेसमेंट पे। तो काइनेटिक एनर्जी एक्स डिस्प्लेसमेंट पे तो था हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये था काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी कितना था, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो इससे क्या हुआ, शहीद हो गया, बचा क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अगेन कांस्टेंट आया भाई, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। इसका मतलब टोटल एनर्जी तुम निकाले तो एक्स डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन एक्स ही गायब हो गया, कैंसिल हो गया। इसका मतलब एक्स कुछ भी हो तुम्हारा टोटल एनर्जी विल रिमेन कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो इस तरह से एनर्जी का वेरिएशन हम लोग पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट के साथ देख लिए। इसका भी ग्राफ बहुत बहुत फेमस है, ये खूब आता है स्कूल में कि इस एनर्जी वेरिएशन को भी ज़रा ग्राफिकली डिपिक्ट करें। तो देखो भाई, इसको हम लोग ग्राफिकली डिपिक्ट करते हैं। कैसे दिखाते हैं, तो एक तरफ काइनेटिक एनर्जी, एक तरफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो भाई, तो यहाँ पे मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। आप देखो, इसका ग्राफ प्लॉट करने हैं तो सबसे पहले मैं ऐसे दिखाऊंगा। ये है तुम्हारा, मान लो ये एक्स दिखा रहे हैं, इधर हम लोग एनर्जी दिखा रहे हैं। x इज इक्वल टू 0 मीन्स मीन पोजीशन जहां नेट फोर्स 0 होता है। ठीक है भाई, अब x का वेरिएशन a तक होगा, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर मान लो, तो -1 भी होगा, -2 भी होगा, -3 भी होगा, -4 भी होगा। इसको बोलेंगे x इज इक्वल टू -a, निगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है भाई, अब देखो कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कैसा था। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ और एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर मीन्स सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, ये तो वैसा ही वाला हो गया, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। तो इसका ग्राफ, जो लोग थोड़ा बहुत भी ग्राफ पे अगर काम किए हैं तो उनको पता होगा कि ये ग्राफ किस तरह का होगा भाई। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह का है, इस तरह का ये ग्राफ होता है। लेकिन हमें x इक्वल टू ए तक ही दिखाना है, तो x इक्वल टू ए तक ही पहुंचेंगे, x इक्वल टू ए तक ही दिखाएंगे और x इक्वल टू -a तक दिखाएंगे। ठीक है भाई, इस तरह से दिखाया, x इक्वल टू ए पे और x इक्वल टू -a पे। इस तरह से ये किसका वेरिएशन है भाई, तो ये वेरिएशन है पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी मिड पे 0 होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। जब एक्स बड़ा होता है तभी तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है। ये है मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। ये अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग लिख सकते हैं कि दिस इज पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, जो कि ये है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, तो टोटल एनर्जी तो भैया कांस्टेंट होता है, तो टोटल एनर्जी तो हम लोग कांस्टेंट दिखा देंगे। तो कांस्टेंट टोटल एनर्जी कितना भाई, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी तो भैया एक्स कुछ भी हो, चाहे मीन हो, एक्सट्रीम हो, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो, -a से +a तक ही तो हो सकता है एक्स। तो ये दिखाया, ये ग्राफ बहुत 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 चलता है ये, और हर स्कूल वाले बताते हैं। ठीक है भाई, अब दिखाते हैं ज़रा हम लोग इसको, किसको, पोटेंशियल एनर्जी, इसको जो था पहले निकाला था काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को निकालें, पोटेंशियल एनर्जी तो निकाल दिया, काइनेटिक एनर्जी तो ये क्या है भाई, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। मतलब ये समझ लो कि ये काइनेटिक एनर्जी दिखा रहे हो तो समझो कि 100 - 10 एक्स स्क्वायर ऐसे दिखा रहे हो।
तो इसका ग्राफ कैसा होगा? तो इसका ग्राफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है मीन पे, तो मीन पे मैक्सिमम होना है। मैक्सिमम मतलब ये मैक्सिमम कितना होता है? टोटल एनर्जी कितना? मैक्सिमम तब होगा जब x इक्वल टू 0 हो। x इक्वल टू 0 मीन पे, जब ये 0 होगा तो इधर 0 हो जाएगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ दिखा देंगे यहाँ। और जब x का वैल्यू a हो जाए, a तो 0 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, और x का वैल्यू माइनस a हो तब भी 0 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, इसलिए ऐसे वेरिएशन आएगा इसका। ये है तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी वेरिएशन, ऐसे दिखाओगे काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x। t इज इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, x इज इक्वल टू प्लस a पे 0 काइनेटिक एनर्जी, माइनस a पे 0 काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि स्पीड हो जाता है 0 तो एक्सट्रीम पे 0 काइनेटिक एनर्जी, और इधर भी एक्सट्रीम पे 0 काइनेटिक एनर्जी, लेकिन मीन पे मैक्सिमम एनर्जी। तो ये मैक्सिमम एनर्जी वाला हो गया। तो तीनों एनर्जी यहाँ पे दिखा दिया। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ये वाला टोटल एनर्जी था हमारा, येलो वाला है टोटल एनर्जी, और ये पर्पल वाला काइनेटिक एनर्जी है, और ये वाला अपना ऑरेंज वाला है पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर्मेट देख के ही पता लग जाएगा। एक तो तुम्हारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी, तो डायरेक्ट आ जाता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर ऐसे दिखाते हैं। y इज इक्वल टू 10x स्क्वायर को ग्राफ अगर प्लॉट करना हो तो वो ऐसा प्लॉट होता है। ये होता है y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है और ये ग्राफ याद रखना है। बोलो भाई, एनर्जी वेरिएशन समझ गए विद पोजीशन x? बोलो ठीक है। यस। अगर ये समझ गए तो एक क्वेश्चन लिखो भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो भाई। हिमांशी, डाउट हो तो बता दो, एक क्वेश्चन पूछूंगा भाई अभी। स्नेहा, भव्या, बोलो भाई। लक्षित, हाँ नो सर, नो डाउट। ठीक है भाई, तो एक क्वेश्चन लिखो। चलो भाई, यश महेश्वरी लिखो जल्दी से एक क्वेश्चन। ये बताओ x के किस वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है? इसका वैल्यू क्या है? x का वैल्यू कितना? क्वेश्चन है एट व्हाट वैल्यू ऑफ x, x मतलब डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, या बोल दिया जाता है काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ टोटल एनर्जी, ऐसा अगर पूछ दिया जाए। चलो ऐसे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाए, वो कौन सा x है? मैं यहाँ पे इस ग्राफ में पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन में दे देगा ग्राफ, बोलेगा कि भैया ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों। जहाँ काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है वही काइनेटिक एनर्जी, उतना ही वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी का, तो ऑब्वियसली वो टोटल एनर्जी का हाफ होगा। इसका मतलब टोटल एनर्जी का हाफ काइनेटिक, हाफ पोटेंशियल। तो ये अगर पूछा जाए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, तो क्या करेंगे? तो हमें पता है भाई कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है हाफ m ओमेगा से, टोटल एनर्जी में से। देखो पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, ये होता है टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता है टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट करना, मतलब ये है। और पोटेंशियल एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब के का वैल्यू भी रख देना, हाफ है ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी होता था, ये पोटेंशियल एनर्जी होता था। यही दोनों तो जब सम करते थे तो ये कैंसिल हो जाता था, टोटल एनर्जी मिल जाता था। तो काइनेटिक एनर्जी ये है, पोटेंशियल एनर्जी ये है। तो किस एक्स के लिए दोनों इक्वल होंगे? तो भैया दोनों इक्वल कर दो, दोनों इक्वल करके सॉल्व कर लो कि एक्स का किस वैल्यू के लिए दोनों इक्वल रहोगे भाई। तो यहाँ से सॉल्व करो, तो यहाँ हो गया देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इधर, दोनों सम हो गए। इस तरह से मिल गया तुम्हें m ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 2, और x का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस a अपॉन रूट 2।
इसलिए ये जो वैल्यू है वो है x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू, और ये वाला है x इज इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू, माइनस ए बाई रूट टू। अगर इसका हम लोग ग्राफ को देखें तो ये इस तरह से समझना है। यहाँ पे मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ये तो x इज इक्वल टू 0 है ही मीन, और ये जहाँ पे दोनों इक्वल हुए हैं ये हमारा है अभी जो निकाला x इज इक्वल टू माइनस ए बाई रूट टू, और ये वाला था नेगेटिव एक्सट्रीम x इज इक्वल टू माइनस ए, ये था पॉजिटिव एक्सट्रीम, ये वाला पॉजिटिव एक्सट्रीम, और ये वाला जहाँ पे दोनों इक्वल हुए हैं ये है अपना x इज इक्वल टू ए बाई रूट टू। बोलो भाई, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. दोनों का वैल्यू हम लोगों ने इक्वल करके और सॉल्व कर दिया। इस पे क्वेश्चन आता है भाई, इसलिए ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अब जल्दी से इसको कर लेंगे, फिर छुट्टी कर दूंगा मैं आज का। देखो क्वेश्चन में अगर ये पूछा जाए फॉर व्हाट एक्स काइनेटिक एनर्जी इज 50% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन SHM, x के किस वैल्यू के लिए काइनेटिक एनर्जी 50% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे? तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है भाई, काइनेटिक एनर्जी जब हो जाए 50% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसका मतलब ये हो गया कि काइनेटिक एनर्जी लिख लो भाई, टोटल एनर्जी जो होता है हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, उसमें से पोटेंशियल एनर्जी हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको हटा लेते हैं तो ये बनता है काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होना चाहिए? तो 50/100 इंटू पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है हाफ ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका 50%। तो ये हो गया। अब इसी को सॉल्व कर देना है, तो सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं है। हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये 1/2 हो गया, यानी कि 1/4 ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हम लोग फिर एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ ए स्क्वायर बाई टू ऐसा लिख देंगे, ए स्क्वायर बाई टू ए माइनस चाहे स्क्वायर बाई टू, उसको उधर ले जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर बाई टू, इधर एक्स स्क्वायर बाई फोर, एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई फोर, ये सॉल्व करके निकाल लेंगे भाई। बोलो हो जाएगा ना? अरे भाई ये ऐसे हो जाएगा, इस तरह से मिल गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर इंटू 2/3, ये मिल गया। इसलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो प्लस माइनस √2/3a, यह मिल जाएगा। ठीक है, अगर आया ऐसा क्वेश्चन तो ये काम कर देंगे। बोलो क्लियर है? अरे बोल दो भाई। Yes, sir. अगर ये पूछ दिया जाए फॉर व्हाट x potential energy is 1/3 of total energy, तो क्या करेंगे? फिर वही काम करेंगे। हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी, तो 1/3 ऑफ टोटल एनर्जी क्या होता है? तो आपको याद होना चाहिए हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये तो भैया याद होना ही चाहिए सबको। और वही ए को अगर एक्स कर दो तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाता था। तो वो याद रखने हैं, पोटेंशियल एनर्जी जितना होता है टोटल एनर्जी में से पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट कर लो, यही काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इससे करेंगे फिर एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 6, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन 3, और एक्स का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस a/√3, मीन्स प्लस a/√3 पे और माइनस a/√3 पे ये कंडीशन होगा। इसलिए इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आएंगे आप कर लेंगे भाई। Yes, sir. बोलो भाई हो जाएगा।
तो आज हम लोगों ने SHM में सिर्फ एनर्जी कंसिडरेशन देखा और साथ में थोड़ा सा डिस्कस किया कि कब हम लोग x = a sin ओमेगा t ले सकते हैं। ये बताओ कब ले सकते हैं x = a sin ओमेगा t, कब लेना चाहिए SHM को रिप्रेजेंट करने के लिए? जब पार्टिकल हमारा t = 0 पे कहाँ हो, मीन पे हो। अच्छा, x = a cos ओमेगा t कब लेना चाहिए? जब एट t = 0 हम लोग कहाँ देखें भाई इसको, x = +a पे देखें। और x = -a cos ओमेगा t कब लेना चाहिए SHM को रिप्रेजेंट करने के लिए? जब एट t = 0 x हमारा कहाँ हो, तो निगेटिव एक्सट्रीम पे हो। तो ये बात भी थोड़ा सा समझे और एनर्जी कंसिडरेशन देखा। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। Yes. भाई आप लोग टेस्ट के लिए भी तैयार रहा करें। कल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में जो टॉपिक है मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, प्रेशर का एक्सप्रेशन, आइडियल गैस इक्वेशन और 3 टाइप ऑफ स्पीड, RMS मोस्ट वेरिएबल स्पीड और एवरेज स्पीड, और स्पेसिफिक हीट d/2r d+2 डिवाइडेड बाई 2r Cp और Cp/Cv = गामा। ये जो था ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस का पार्ट था। तो आपको कल थोड़ा इसका रिवाइज कर लेना। कल आपका